हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 7। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है चैलेंज टू बायोपोलैरिटी। चैलेंज टू बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी मतलब क्या होता है? बायोपोलैरिटी मतलब होता है जब दो सुपर पावर का डोमिनेंट होने लगता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसे हम लोग बायोपोलैरिटी बोलते हैं। जैसे हमारे यूएसए यूएसएसआर का हुआ था पूरे वर्ल्ड पर। तो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वार टेंडेड टू डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू रिवाइल अलायंसेस। ये हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कोल्ड वार की वजह से पूरा जो वर्ल्ड था वो दो भागों में बढ़ चुका था, दो अलायंसेस में बढ़ चुका था। It was in the context that non-alignment offered the newly decolonized country of Asia, Africa, Latin Africa and third option is not joining Netherlands। तो जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री आ रही थी, जो इंडिपेंडेंट होकर आ रही थी, आज़ाद होकर आ रही थी, उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो किसके साइड जाए। अगर वो यूएसए के साइड जाएंगे तो उनके लिए यूएसएसआर दुश्मन हो जाएगा, अगर वो यूएसएसआर के साथ जाएंगे तो उनके लिए यूएसए दुश्मन हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करनी पड़ती कि वो फ्रीडम नहीं हो पाते, आज़ाद नहीं हो पाते, अभी हो जाएगा। तो यही सभी चीज़ों को देखते हुए एनएम का फाउंडेशन होता है, निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। The roots of NM went back to the friendship between the three leaders of Yugoslavia, India, Jawaharlal Nehru, and Egypt leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting 1956। देखिए, अगर हम एनएम का रूट देखें, जड़ देखें, तो हमें पता चलेगा कि तीन लोगों के फ्रेंडशिप से था। पहला जो हमारे यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रज थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर गेमल अब्देल नसीरी। पहला जो मीटिंग जो था वो हेल्ड हुआ 1956 में। उसके बाद दो और कंट्री जुड़े, इंडोनेशिया और फ्रांस। स्ट्रांगली सपोर्टेड देम, ये भी सपोर्ट में थे किसके? एनएम के, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखिए, दिस फाइव लीडर कम टू बी नोन एज द फाइव फाउंडर ऑफ एनएम, यानी कि ये भी जो है वो एनएम के मेंबर बन गए। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज हेल्ड, पहला जो समिट था वो हेल्ड हुआ कब? 1961 में। तो डेट आपको याद रखिएगा। दिस वॉज द culmination एट लीस्ट थ्री फैक्टर। तीन फैक्टर को देखते हैं, हम समझते हैं। पहला कह रहा है कि कॉपरेशन अमॉन्ग दिस फाइव कंट्री। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये पांचों कंट्री एक दूसरे को कॉपरेट करें, यानी कि मिलजुल कर रहे, कॉपरेट करें। ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशन एंड इस विडनिंग एरियंस। एंड एरियंस मतलब क्या होता है? तो एरियंस मतलब आप जानते हैं कि वो एरिया होता है जहाँ पर वॉर हुआ हो, कोल्ड वार का हमें क्राइसिस देखने को मिले, और मतलब जहाँ पे जो है वो टेंशन बढ़ी रहे, तो वो हमारा एरियंस हो जाता है। यानी कि जहाँ पे वॉर हमें देखने को मिला था वो आपका एरियंस हो जाता है, जिस जगह पे वॉर हुआ था। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली decolonized African country into international arena. By 1960 there was a 16 new African member of UN। अब इसको समझते हैं क्या बोला है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, वो मतलब बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री थे वो डीकोलोनाइज्ड हो गए। अब कोलोनाइज्ड मतलब इसको क्या समझ लीजिए। देखिए, पहले जो ब्रिटिश और फ्रांस थे, वो सभी कंट्री को जो है एशिया और अफ्रीका के कंट्री को अपने कंट्रोल में रखे थे, यानी कि कब्जा करके रखे थे, वहाँ पे अपना दबदबा चलाते थे। जैसा ब्रिटिश बोलेगा उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। लेकिन जब वो आज़ाद हो गए तो उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गया, अब वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल में यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल था उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगे। उसके अलावा पहले क्या था कि वो किसी के अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या थे, वो फ्री हो गए थे, तो इंटरनेशनल लेवल में वो काफ़ी एक्टिव हो गया। और 1900 अगर हम 60 की बात करें, बाई 1960, तो 1960 में 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर आते हैं, जो ज्वाइन होते हैं यूएन में। देखिए, द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाई 25 मेंबर ऑफ द स्टेट। जो समिट हुआ था उसको अटेंड किया गया था, 25 मेंबर थे। ओवर द ईयर समय के अनुसार द मेंबरशिप ऑफ एनएम एक्सपेंडेड, यानी कि समय के अनुसार जो एनएम जो था वो एक्सपेंड हुआ, बड़ा हुआ। द लेटेस्ट मीटिंग 18 समिट वॉज हेल्ड इन अजरबैजान इन 2019। लेटेस्ट जो मीटिंग 18 समिट हुआ तो 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अजरबैजान में हुआ था। इट इंक्लूडिंग से जिसमें 120 मेंबर हैं और 17 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। फिर से इसको मैं आपको बताता हूँ। जो पहला समिट हुआ था उसमें 25 मेंबर थे। उसके बाद जो एनम था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ, बड़ा हुआ, और लेटेस्ट मीटिंग हमें 18 समिट जो है वो हमारा 2019 में हुआ। कहाँ पे देखने को मिला? अजरबैजान में देखने को मिला। और आज के टाइम में इसमें 120 मेंबर हैं, यानी कि मतलब इंक्लूडिंग 120 मेंबर हैं, 17 ऑब्जर्वर कंट्री। एज नॉन अलाइनमेंट ग्रे इनटू पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, कंट्री ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट जॉइन इट।
यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर मूवमेंट हो गया। इसका जो प्रचार प्रसार था वो पूरे विश्व भर में होने लगा। तो जो अलग-अलग कंट्री थी वो इसे जॉइन करने लगी, जिनके अलग-अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, यानी कि जिनका अलग पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका अलग-अलग इंटरेस्ट था, उनका अलग-अलग विचारधारा था। कोई कम्युनिस्ट था, तो कोई सोशलिस्ट था, तो कोई कैपिटलिस्ट था। सब जो थे वो इसको क्या करने, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को जॉइन करने लगे। इससे क्या हुआ, तो दिस मेड द मूवमेंट इज लेस होमोजीनियस एंड ऑल्सो made it difficult to define a very neat precise terms. What did the really stand for? Increasing a nm was easier to define the terms of what it was not. It is not about being a member of an alliance. देखिए फिर इससे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था वो होमोजीनियस हो गया, जिससे इसका जो डिफिनीशन था, जो टर्म था एनएम का, वो पूरी तरीके से खत्म हो। देखिए अगर हम एनएम की आइडियोलॉजी देखें तो एनएम का कहना था कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम किसी के अलायंस में नहीं जुड़ेंगे, और ना मतलब हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं, ना ही हम उनका अलायंस जुड़ेंगे। लेकिन ये क्या, ये खुद में ही एक अलायंस बन गया था। इसकी अगर बात करूँ तो इसमें मतलब टोटल 120 मेंबर ऑफ स्टेट जो थे वो इसको ज्वाइन कर लिए। इसका मतलब क्या है कि ये खुद में एक अलायंस बन गया है। और एनएम का क्या धारणा था कि हम किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये खुद में एक अलायंस बन चुका था। फिर से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए ये पैराग्राफ में मतलब कह रहा है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका जो प्रचार प्रसार था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। जब प्रचार प्रसार ये मूवमेंट भी था जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। जब मूवमेंट पॉपुलर हो गया, इसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, तो अलग अलग जो कंट्री थी वो नॉन अलाइन मूवमेंट को क्या करने लगी, ज्वाइन करने लगी। जिससे वो अलग अलग जो कंट्री थे उनके पॉलिटिकल सिस्टम उनका अलग अलग था, उनका इंटरेस्ट अलग था, उनका विचारधारा अलग था। कोई कम्युनिज्म था तो कोई सोशलिस्ट था, तो मतलब सभी का अलग-अलग था। तो जिससे क्या हुआ, जो मतलब ये मूवमेंट था, जिस मूवमेंट का ये मूवमेंट जो था वो होमोजीनियस नहीं रह गया। इसका आइडियोलॉजी क्या था मूवमेंट का, कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम किसी भी अलायंस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये खुद में एक अलायंस बन गया, क्योंकि इसमें 120 मेंबर ऑफ स्टेट जो थे वो उसको जॉइन कर लिए। The policy of staying away from alliances should not be considered isolism and neutrality। यानी इनका जो पॉलिसी था, इनका कहना था कि हम किसी भी अलायंसेस के साथ नहीं हैं, ना हम यूएसए के साथ हैं, ना हम सोवियत यूनियन के साथ हैं। तो तो इसे आप नहीं इसको आप नहीं न्यूट्रलिटी समझ सकते हो, ना ही आप इसे आइसोलिज्म समझ सकते हैं। आइसोलिज्म मतलब होता है अलग-अलग होना, न्यूट्रलिटी मतलब होता है इधर-उधर होना। अब एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। Non-alignment is not a isolism, since isolism means remaining aloof from the world affair. Isolism sums the foreign policy of the USA from the American War of Independence in 1787, beginning of the First World War. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम लोग आइसोलिज्म नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आइसोलिज्म का मतलब होता है कि आप पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हो जाएं, बिल्कुल कट जाएं। आपको पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं हो, कोई क्या अफेयर हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, इससे जब पूरी तरीके से कट जाते हैं तो उसे हम लोग आइसोलिज्म बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अमेरिका के देखिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब शुरुआत हुई थी 1787 में, तो उस टाइम क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ द यानी कि वर्ल्ड वार का बिगनिंग हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो वो जो यूएसए था, अमेरिका था, उसने आइसोलिज्म की पॉलिसी को माना और वो क्या किया, पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल जो है वो कट हो गया, सब चीज़ों को से बिल्कुल अलग हो गया। उसको वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा बोला कि हम किसी के साथ नहीं हैं, बोला कि हम किसी के साथ नहीं, हमको किसी से कोई मतलब जो है वो नहीं है। कि आगे का अगर हम देखें तो देखिए, इन कंपैरिजन ऑफ नॉन अलाइन्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्ले अ एक्टिव रोल मीडिएटिंग बिटवीन द टू अलायंस, रिवील द केस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर हम एनएम की केस में देखें तो ऐसा इसके केस में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर एनएम की हम बात करें, नॉन लाइन मूवमेंट की बात करें, तो ये जो कंट्री था ये इस पॉलिसी को नहीं बना था। ये जो है वो काफ़ी एक्टिव रोल जो था वो प्ले कर रहा था मीडिएटिंग का, किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के लड़ाई के बीच में मीडिएटिंग का रोल प्ले कर रहा था। कि इस तरह वो रोल प्ले कर रहा था कि वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी, यानी कि शांति जो है वो, पीस और स्टेबिलिटी जो है वो हो सके यूएसए में। Their strength were base of the unity and the resolve to remain non-line dispute and their attempts with the two superpower into their alliances. अगर हम नॉन लाइन मूवमेंट की बात करें तो देखिए, ये जो थे इनके पास स्ट्रेंथ था और यूनिटी था, एकता था। इनका एक ही चीज़ कहना था कि हम किसी भी अलायंसेस को नहीं जॉइन करेंगे, किसका, नॉन लाइन मूवमेंट का। इसी के अलावा आपको बताएं तो काफ़ी ज़्यादा जो था वो अटेम्प्ट किए दोनों सुपर पावर ने, यूएसए और यूएसएसआर ने, कि वो जो है वो एनएम को अपने पार्ट में, यानी कि अपने अलायंस में जोड़ ले। यूएसए ने कोशिश किया कि वो अपने पार्ट में जोड़ ले, अलायंस बना ले। यूएसएसआर ने कोशिश किया कि वो बना ले, लेकिन जो है वो दोनों में से कोई भी जो है वो इस चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि एनएम को जुड़ना ही नहीं था। देखिए,
Non-alignment is not a nutility. Nutility refer a principle to policy of staying out of war. जो नॉन अलाइनमेंट है वो न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रलिटी का विचार है कि आपको लड़ाई से बिल्कुल ही अलग रहना, आपको लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। तो वो न्यूट्रलिटी का विचारधारा है। इसको हम और समझते हैं, डिटेल में हम समझते हैं न्यूट्रलिटी का मतलब। दे डू नॉट गेट अ इन्वॉल्व वॉर्स, डू नॉट टेक अ पोजिशन अप्रोप्रिएट मोडलिटी वॉर। Non-alignment states, including India, were actually war for various reasons. They also worked prevent a war and tried to end the war broken out. न्यूट्रलिटी को कहा गया कि वो कभी भी जो है वो वॉर को एंड नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि वो वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। अगर किसी भी कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है तो वहाँ पे भी वो जाकर सलाह भी नहीं कराएंगे। वो लड़ाई करेंगे ना, वो किसी को सलाह ना किसी को वो सलाह करेंगे, यानी कि उसके अलावा वो किसी को जो है वो वॉर के नाम से बिल्कुल दूर रहना है। इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर हम मतलब वॉर के नाम से बिल्कुल दूर रहना है। लेकिन अगर हम नॉन लैंड की बात करें तो इनको वॉर करके ही इंडिपेंडेंस मिली है। उसके अलावा फिर भी ये न्यूट्रल करके मान लीजिए इंडिपेंडेंस मिली है, तो ये फिर न्यूट्रलिटी को क्यों अपनाएंगे? क्योंकि इन वॉर में इन्वॉल्व होने के वजह से प्लस इन्होंने काम किया कि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने दो देश के बीच उनके बीच में जो वॉर हो रहा था उसे उन्होंने रोकने की कोशिश की और को ख़त्म करने की कोशिश की यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो एनम है वो ना ही आइसोलिज्म को मानता है और ना ही न्यूट्रलिटी को मानता है। यानी कि जो नॉन लाइट मूवमेंट है उसकी आइडियोलॉजी ना ही आइसोलिज्म है और ना ही आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी है। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रलिटी की आइडियोलॉजी में क्या देखा? देखिए, हम लोगों ने न्यूट्रलिटी की आइडियोलॉजी में देखा कि मतलब उसको जो है वो वॉर शब्द से ही दूर है, ना ही उसको वॉर में इन्वॉल्व। वॉर हो रहा है तो वहाँ पे भी हिस्सा नहीं लेना है। दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है तो वहाँ पे भी उसे नहीं जाना है। मतलब वॉर शब्द से बिल्कुल दूर रहना है। ये जो है वो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है। लेकिन नॉन लाइट मूवमेंट जो था वो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस ही वॉर करके मिली है, तो फिर वो क्यों न्यूट्रलिटी को अपनाएगा? इसीलिए जो तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो ना ही न्यूट्रलिटी था और ना ही आइसोलिज्म था। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।